बिहार में रह रहकर अलग अलग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स की तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन की। वहां पर पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया और ये अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक तरफ बिहार का समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय, आरा की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहीं साथ ही आप यूपी के बलिया की तस्वीर भी देख रहे हैं। और ये तस्वीरें, इनमें समानता ये है कि हर जगह जो रेलवे की संपत्ति है, जो ट्रेनें हैं, जो रेलवे ट्रैक हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और वहां पर इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट रहा है। अग्निपथ का ये महासंग्राम। और सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज बार बार यही पूछ रहा है कि क्या ट्रेनें जलाकर नौकरी मिल जाएगी? और इस सब के बीच अब रुक कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई होंगे। इन दोनों से जरा चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मायने हैं इस विरोध प्रदर्शन के जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए जरा किस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता हुआ। इसीलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूं कि इन्हें क्या कहा जाए? इन्हें प्रदर्शनकारी कहा जाए, इन्हें बेरोजगार युवाओं का गुस्सा कहा जाए, लेकिन जो भी कहा जाए जायज इसको कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप प्रदर्शन कीजिए, संविधान आपको अधिकार देता है, पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, उग्र प्रदर्शन को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इस सब के बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब। दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। देखिए, उग्र प्रदर्शन जो है उसे तो किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं आप दोनों से। शुरुआत जनरल बख्शी आपसे करूंगी सर, कि ये विरोध की वजह आखिरकार इस योजना को लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम युवाओं को कि देखिए, सेना में हम अनुशासित लोग लेते हैं, चाहते हैं, ठीक है। प्लीज आप अपना मार्ग मत बंद करिए। अगर आप ऐसे दंगों में फंस जाएंगे, ऐसे दंगों में आप लिप्त हो जाएंगे, तो पुलिस केसेस बनेंगे, ये सब बनेगा। आप अपना अगला मार्ग सेना में आने का रोक रहे हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे लोग जो है वो सेना में आना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सेना में आने का कि हम तोड़ फोड़ करें, हम अराजकता करें, हम देश की रेलवे की संपत्ति को जलाएं। जी सर, आपको प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए प्लीज। ये एक पुराने सिपाही की हैसियत से मेरी आपको अपील है। हमको खुशी है कि इतने सारे बच्चे नहीं सर, बहुत जायज अपील है आपकी और हम तो खुद एबीपी न्यूज पर हाथ जोड़कर यही अपील कर रहे हैं कि देखिए, प्रदर्शन आपको अगर करना भी है, विरोध करना भी है, तो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, क्योंकि उग्र प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं है और उग्र प्रदर्शन की इजाजत न देश का कानून देता है, न संविधान देता है। अब ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार विरोध क्यों? जनरल बख्शी, विरोध क्यों? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? मुझे लगता है जनरल बख्शी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक जनरल सोई का रुख करते हैं। जनरल सोई, इस विरोध को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? जनरल सोई। नहीं, ऐसा है कि ये इसके पीछे कारण ये है कि मैं मानता हूं कि स्कीम बहुत अच्छी है और ये एक युवाओं को मौका दे रहा है। देश में हमेशा से डिमांड रही है कि युवाओं को सेना में सर्व करना चाहिए ताकि उसके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आए, देशभक्ति की भावना आए और एक रूटीन लाइफ, एक रेगुलर लाइफ जिसको कहना चाहिए कि फिजिकल और मेंटल दोनों का मिक्स करके जो इंसान जीता है जिंदगी, वो सीख सके और जो सीमा पर और जगह जगह उसको कई तरह का अनुभव मिलेगा। बाद में उसके लिए नौकरी की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। जिस प्रकार सरकार ने भी बताया कि चाहे होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई हो, स्टेट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंसमेंट की गई हो, या फिर इवन जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वहां पर भी इनको कुछ ट्रेनिंग के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तौर पर भी लगाया जा सकता है, जो बहुत रेस्पेक्टेबल और रिवॉर्डिंग जॉब रहेगा। आज सरकार सोच रही है कि हाइब्रिड सिक्योरिटी, सीआईएसएफ को हटा के वाइटल एरिया से और इनको प्राइवेट आउटसोर्स करने का विचार है, जहां पर ये हाईली ट्रेन लोग चाहिए होंगे जिनकी पे
चाहे जहां इनको मिल रही है उससे बेहतर पे मिलती रहेगी उनको, या उतनी ही पे मिलती रहेगी। और दूसरी बात ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेट नहीं हो पाई हैं, या फिर जिस प्रकार से दंगे हुए हैं, कई बार मुझे इसमें एक षड्यंत्र की भी हो सकता है कि वो क्यों एक साथ इतनी जगह पर बिहार में, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं सर, और मुझे लगता है वो जांच का विषय है, लेकिन आपने जिस तरीके के फायदे गिनाए हैं, मुझे लगता है जनरल बख्शी के पास चलना चाहिए। जनरल बख्शी, ये तो फिर एक तरीके से फायदे का सौदा है ना युवाओं के लिए। युवा इस फायदे को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? उनको डर किस बात का लग रहा है? देखिए, हर अक्रॉस द बोर्ड अगर स्वीपिंग चेंज करना हो तो थोड़ा सा चेंज मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये तकरीबन 2.5 सदियों से चला आ रहा है एक सिस्टम फौज का। ओवरनाइट बदली करने के पहले मेरा सुझाव ये था कि अगर हम पायलट स्टडी कर लेते, लॉट ऑफ द टीथिंग प्रॉब्लम्स कुड हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है, और मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी सेना है वो एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रही है पिछले 250 साल। जो हमको टास्क दिए गए हैं हमने पूरे किए हैं। तो इस स्टेज पे एकदम आके इतना बड़ा अक्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग चेंज करना थोड़ा सा डिस्टेबलाइजिंग हो जाता है। उसमें पायलट स्टडी पहले करिए, फिर आप बड़ी बदलाव लाइए, वो ज्यादा अच्छा है। जो यूक्रेन युद्ध हुआ है उसने ये दिखाया है कि जो हमारे शॉर्ट एंट्री इंडक्टीज हैं, चाहे वो कॉन्स्क्रिप्ट्स हों रूस की फौज में, चाहे अगर हम 4 साल के इंडक्टी लाए, तो जो शॉर्ट टर्म इंडक्टीज हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है असली युद्ध में जी। जब लद्दाख में चीन के फौजी आए थे 2-2 साल की एंट्री स्कीम पे, उनका भी बड़ा बुरा प्रदर्शन रहा था हमारे जवानों के सामने जी। तो चीन का मॉडल यहाँ क्यों हम लगाना चाहते हैं, उसके पहले मेरे ख्याल थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा हो जाता तो अच्छा रहता। और फिर अगर आप 35,000 लोग जो है हर साल रिलीज करेंगे टू द सिविलियन सोसाइटी, तो अगर उनको एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि में या और सरकारी एजेंसीज में, तो फिर ये इस तरह की चीजें होंगी। मतलब देखिए, लोग तरह की चीजें पहले होंगी आर्मी एक कैरियर था, अब वो कैरियर तकरीबन लोगों को लग रहा है कि खत्म हो गया, खलास हो गया, कि भाई हम तो क्या जॉब सिक्योरिटी क्या है, 4 साल के बाद मैं सड़कों पे फिर होऊंगा। तो थोड़ा तो ये चिंता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग इस तरह के प्रदर्शन करें हिंसात्मक, कि वो आग लगाएं, आगाजनी करें, वो ट्रेन की संपत्ति डिस्ट्रॉय करें। ये तो आपको फौज के लिए अनफिट करे। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आप जनरल सोई का रुख करते हैं। जनरल सोई, जो जनरल बख्शी ने यहाँ पर बड़े 2 पॉइंट्स रखे, एक तो वो युवाओं के गुस्से को लेकर एक तरीके से बताने की कोशिश करें कि साहब सेना को लेकर एक जो सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी की भावना होती थी युवाओं में, वो ये 4 साल वाली बात से खत्म हो रही है। शायद ये एक वजह हो सकती है इस आशंका की। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि साहब सेना को नुकसान के खतरे की भी कहीं ना कहीं आशंका, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पहले किसी तरीके का चलाकर टेस्टिंग कर ली जाती। जनरल सोई। जी बिल्कुल ऐसा है। जनरल जीडी बख्शी ने जो दोनों पॉइंट उठाए हैं बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको एक तरह से ग्रेजुअल तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि एब्जॉर्ब करें, हम नफा नुकसान देखें। एक खाली अभी कागजों पर स्टडी हुई है, 2 साल से इसके ऊपर मंथन चल रहा है, लेकिन वाकई में ये बात मैं बिल्कुल जनरल बख्शी से, कंसेप्ट अच्छा है, थॉट अच्छा है कि यंग लोग हों, लोगों को फौज का एक्सपोजर मिलेगा, ये सब विचार अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो हमारी सुरक्षा की जो हालात हैं, यहाँ पर भी मैं जनरल बख्शी से सहमत हूँ कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, हमारी इंटरनल सिचुएशन कश्मीर है, पंजाब में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम 32-33 तक 50% अग्निवीर सेना में हो जाएंगे
तो 3.5 साल में एक जो कटिंग एज वाले आर्म्स हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर है, आर्टिलरी है, वहां पर एक काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें चाहिए अनुभव और यूथ मिक्स। सेना में 3.5 साल में कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर मुझे वो परसेंटेज भी थोड़ा मैं कम रखना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से 20-25% से ज्यादा अग्निवीर ना हो, यूथ रहे और एक अनुभव के साथ मिक्स होके वो काम करें। लेकिन ये जो बात है, ये चीज, बल्कि मैं ये कहूंगा सेना एक आक्रामक व्यवस्था है जो हम सीमा पे सुरक्षा करें। कल गड़बड़ होती है तो बहुत देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये चीज सीआरपी, बीएसएफ जहां पर 60 साल तक लोग सर्व करते हैं, वहां पर क्यों नहीं इसको वहां पर भी क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जाए कि वहां पर भी यूथ की काफी जरूरत है। फौज में तो वैसे ही 17 साल में बहुत सारे जवान आउट हो जाते हैं, वैसे ही काफी हद तक यूथ आर्मी है। जी, आपने जो बात कही और जनरल बख्शी ने जो बात कही, तो मतलब कुल मिलाकर आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स और आप दोनों एक ही पेज पर इस वक्त आ गए। आप दोनों इस बात को लेकर सहमति जता रहे हैं कि साहब ये जो योजना लाई गई है इसको ग्रेजुअली लेकर आया जाता तो बेहतर होता। जनरल बख्शी, जल्दबाजी में फिर मैं ये कहूं कि लाई गई योजना है? देखिए, वही मैं प्लीज रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के सरकार से कह रहा हूं कि साहब बहुत अच्छी इंटेंशन है, बट ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी इंटेंशन कुछ और जमीन पे क्या परसेप्शन हुई है। चेंज हैज टू बी मैनेज्ड एंड सच स्वीपिंग अक्रॉस द बोर्ड चेंज सुबह उठ के ऐलान करने से अगर किया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, हमारे देश में एक जो प्रॉब्लम जिससे ये लोग जूझ रहे हैं वो ये है कि मैन पावर के कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा है। कैपिटल बजट जिसमें कि आपने हथियार खरीदने हैं वो घटता जा रहा है। तो इसलिए सरकार की चिंता ये है कि साहब हम हथियार कहाँ से ये जब हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मेरा हम्बल सजेशन, हाथ जोड़कर सरकार से विनती कि साहब वो हथियार भी चाहिए। रूस का युद्ध दिखाता है कि मैन पावर के अभाव में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है लड़ाई के मैदान में। 1.5 लाख की फौज से रूस ने 2.5 लाख की यूक्रेन आर्मी पे हमला किया है। क्या रूस की फौज में हथियारों की कमी है? कोई कमी नहीं। लेकिन उसको जो लोग कह रहे थे कि 10 दिन में हो जाएगा, आज तो साहब 100 दिन के ऊपर हो गया, 4 महीने हो गए, अंत नहीं दिखाई दे रहा है इस युद्ध का, क्योंकि मैन पावर नहीं है रूस के पास। हमारे पास आप बहुत ही शानदार तरीके से जनरल बख्शी, आप बहुत शानदार तरीके से और रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देकर बाकायदा इस पूरे मसले को समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं सर। जनरल सोई का रुख कर रही हूं। जनरल सोई, मतलब यहां पर जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय सेना को हथियार भी चाहिए, भारतीय सेना को सैनिक भी चाहिए, लेकिन कोई भी किसी दूसरे की कीमत पर नहीं चाहिए, दोनों जरूरी। और यहां पर वही बैलेंस जो है वो इस अग्निपथ योजना में मिस होता हुआ नजर आ रहा है क्या जनरल सोई? नहीं, देखिए, इस चीज से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आज हमें आत्मनिर्भर सेना होनी चाहिए, मजबूत सेना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे दोनों तरफ डिस्टर्ब बॉर्डर हैं और लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, जैसे जनरल बख्शी ने कहा, रशिया यूक्रेन युद्ध में ये चाहे साफ जाहिर हो गई है कि लड़ाई आखिर में यूक्रेन को खुद लड़नी पड़ी। तो यहाँ पे कोई हमें सब हथियार मिल सकते हैं, लेकिन कैपिटल में जो वाकई में जो खर्चा हमारा रेवेन्यू का काफी बढ़ता जा रहा है, ये सरकार का चिंता का विषय है। लेकिन मैं अग्निपथ के सपोर्ट में इसलिए हूं कि कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर एक चेंज, परिवर्तन जो आता है उसके लिए रेजिस्टेंस रहता है। परिवर्तन के लिए लोग सोचते हैं क्या हो गया। जब पहले राष्ट्रीय राइफल खड़ी हुई थी तभी भी काफी चैलेंजेस आए थे, काफी लोगों ने कहा था किस प्रकार से। लेकिन मैं यहाँ पर जो जनरल बख्शी ने कहा, मैं ये कहता हूँ स्कीम अच्छी है, लेकिन इसको ग्रेजुअली इंप्लीमेंट किया जाए और लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, बताया जाए। जैसे आज फेजेस में निकल के आ रही है, आज 23 साल की उम्र हो गई, जब लॉन्च होगी उससे अगले दिन बताया कि होम मिनिस्ट्री ये जॉब देगी। अभी बातचीत चल रही है कि अभी बाकी मिनिस्ट्री से बात चलेगी, वो क्या फायदे दे सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा पहले होके और एक आम जनता जो है
उसको पता रहता तो एक थोड़ा सा बेहतर रहता। अब देखिए जनरल सोई, आप जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड जनरल सोई, आप जो बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं इस अग्निपथ योजना को। आप ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत इस बात से है कि साहब इसको एक तो ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना चाहिए था, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इसको फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करना चाहिए था। ये पॉइंट आप रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं इस योजना को। जनरल बख्शी, और एक चीज सर मैं ये कहूंगा, परसेंटेज ज्यादा है, 50% बहुत ज्यादा परसेंट है, वो बहुत ज्यादा है, उसमें मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं परसेंटेज कम रहे। ठीक है जनरल बख्शी, अब आपका टेक इस योजना को लेकर सर। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने पहले भी हमारी सेना में ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रही है, बिल्कुल, परंतु वो एक सपोर्ट कार्डर है जी। आज आप कह रहे हैं कि समस्त सेना शॉर्ट सर्विस के मॉडल पे आए, और वो एकदम मतलब कि वांट आप मतलब ये एक आदेश और सारी सेना स्टैंडिंग आर्मी से शॉर्ट सर्विस मोड के ऊपर आ जाएगी। तो मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि 2 साल जो भी हमारी इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं वो क्लोज डोर हुई। जब आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, इतनी मिसपरसेप्शन डाउन द लाइन गई, नहीं तो इतनी मिसपरसेप्शन की आज लोग हिंसा पे उतारू हो गए। सो आई थॉट कि क्लोज डोर डिबेट के बजाय एक थोड़ा ओपन प्रिपरेशन पीरियड की जरूरी थी, जिसमें कि आप लोगों को प्रिपेयर करें। और इस स्कीम में अगर आप बिल्कुल आमादा है कि इंप्लीमेंट करना ही है, तो मेरा ख्याल से जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए वो 7 साल की होनी चाहिए। इवन शॉर्ट सर्विस की पहले 5 साल थी, फिर बढ़ा के 10 साल कर दी गई टू मेक इट वायबल। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 4 साल के लिए आप एक जवान को लेते हैं नई स्कीम के तहत, नंबर 1, और वो 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, उसके पश्चात हर साल जवान को 2 महीने जो है एनुअल लीव उसको ऑथराइज्ड है, और उसको कैजुअल लीव भी ऑथराइज्ड है, उसको कोर्स भी करने हैं। तो रह सुनकर वो पलटन में केवल 2 से 2.5 साल सर्व कर पाए। 2 से 2.5 साल में हार्डली वो अपनी जॉब सीखेगा कि उसको बाहर जाना पड़ेगा, आपको एक और नया अग्निवीर लाके शुरू से उसको ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। आज सर्विस 17 साल की है जवान सर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो बड़े सुझाव यहाँ पर जो रक्षा एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, और यही बात सामने निकल कर आ रही है रक्षा एक्सपर्ट्स की तरफ से कि साहब इस रूप में तो ये योजना लागू करना व्यवहारिक प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।